हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान की 1000 क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 10 है। इससे पहले मैं 10 भाग इसकी डाल चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, हर दिन मैं 25 क्वेश्चन कराती हूँ, साथ में विथ एक्सप्लेनेशन कराती हूँ, साथ में उसके बारे में मैं बताती हूँ। और इस क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ आर्टिकल बताती हूँ। अभी तक मैंने सर्वोच्च 147 आर्टिकल तक आपको बता चुकी हूँ। पिछली वीडियो देखोगे तो आपको धीरे धीरे सारे, मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ ना कि क्लास के स्टार्टिंग में कुछ आर्टिकल बताओ, ताकि जैसे एक साथ तो 395 आर्टिकल हमें याद नहीं होगा, तो कुछ कुछ आर्टिकल मैं रोज बताती हूँ पार्ट वाइज, तो आपको धीरे धीरे आर्टिकल्स भी याद हो जाएंगे। तो आज हमारा आर्टिकल 147 तक पिछली बार हो चुका है, 148 से। तो ये किसके लिए है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल। देखो 148 में क्या कहा गया है? 148 में कहा गया है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन से आर्टिकल है। तो 148 आर्टिकल है। और 149 क्या है? 149 है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और उनकी शक्ति, उनके कर्तव्य और शक्ति इसमें शामिल की गई है 149 में। 150 में बोला गया है संघ के और राज्य के लेखाओं का प्रारूप, संघ के और राज्यों के लेखा का प्रारूप। फिर 151 में है सम परीक्षण प्रतिवेदन। ये इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए दो तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 148 तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो शायद आपको याद भी होगा, लेकिन मैं क्रम में बता रही हूँ, मैं सारे आर्टिकल बता रही हूँ, लेकिन मैं ये भी बता रही हूँ कि कौन सा आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं सब आर्टिकल इसलिए बता रही हूँ कि जो आर्टिकल आपको कभी समझ ना आए, तो जैसे एलिमिनेट करने में कभी कभी आसानी होती है कि ये तो उससे रिलेटेड आर्टिकल था, तो इनके बारे में तो होगा नहीं। तो सारे आर्टिकल बताने का मेरे सारा मतलब ऐसा नहीं कि तुम आप एक पूरे वैसे ही याद कर लो, लेकिन जो मेन मेन है तो उसको याद कर लो, बाकी ये सब ध्यान रहेगा, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आर्टिकल से संबंधित। तो आज मैं सिर्फ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ही बताती हूँ। अगले आर्टिकल में 152 से राज्यपाल स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल। तो आज तो फ्रेंड, अगर आपको किसी भी वजह से मेरा चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपके एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड में शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोग के लिए और अच्छी से अच्छी क्लास लेके आऊँ। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, इससे पहले 200 क्वेश्चन हम मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, जैसे आपकी पॉलिटिकल थ्योरी की बहुत सारे पार्ट की वीडियो मिलेगी, और प्रैक्टिस से अभी जो जो दिसंबर 2000 जून में जो एग्ज़ाम हुआ यूजीसी नेट का, उसका भी सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर मेरे प्रैक्टिस सेट करके मेरे चैनल पे है, तो आप देख सकते हो। अब ये मैं संडे, हाँ संडे को मैं सोच रही हूँ ये 1000 क्वेश्चन सीरीज ना लाके मैं जून दिसंबर या जून, हाँ दिसंबर वाला तो मैंने करा दिया है, तो जून, हाँ 2023 जून वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगी। देखो जून में, अभी दिसंबर में तो सिर्फ एक ही शिफ्ट में हुआ था यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, लेकिन जून तक 2 शिफ्ट में हो रहा था उधर एग्ज़ाम, तो एक शिफ्ट का मैं लेके आऊँगी, मैराथन क्लास लेके आऊँगी संडे को। तो ठीक है, अब मैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। देखो, अर्थशास्त्र में सरकार के कितने भागों का उल्लेख है? तो अर्थशास्त्र में देखो ये सब क्वेश्चन आता ही आता है, ये सब क्वेश्चन अर्थशास्त्र से, कौटिल्य से, हर एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम दो, यूपी का दो, बिहार का दो, यूजीसी नेट दो, हायर दो, तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में जो कौटिल्य हैं उनसे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, और कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता, जो ऑलरेडी आ चुका है उसी को मल्टीपल टाइम वो उसको रोटेट करते हैं, और हर एग्जाम में वही सब क्वेश्चन आता है, तो ये सब क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। देखो एग्जाम में सक्सेस होने का क्या है, जो पहले का क्वेश्चन आए, देखो हर एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन न्यू होते हैं, ठीक है, उस पर सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन जो क्वेश्चन आ चुका है वो गलत ना होना चाहिए,
क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन का है तो कोई 90 क्वेश्चन लाके तो नहीं सिलेक्शन होता ना, 170 180 तक भी आके 80 क्वेश्चन तक सिलेक्शन होता है। तो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है उसको बिल्कुल भी गलत ना करें, और उसको याद करने का बस यही है, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। 10 जगह चैनल में देखने से अच्छा है जहां आप देख रहे हो उसी को 2-3 बार आप देखो, ठीक है। भटकने से अच्छा है जहां आपको समझ में आता है, मेरा चैनल पसंद आता है या कहीं का भी आता है, तो आप एक सिस्टमेटिक ढंग से उसी को देखो। और पूरे दिन तो आप यूट्यूब नहीं, जैसे आप, मैं बोलती हूँ कुछ नोट डाउन करो तो फिर उसको बार बार आप पढ़ो, तो वैसे ही आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। देखो, अर्थशास्त्र में सरकार के कितने भागों का उल्लेख है? 34 भागों का। तो देखो, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में सरकार के 34 विभागों का उल्लेख किया गया है। 34 विभागों में सबसे उच्च स्तर के विभाग के अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। अब ये भी क्वेश्चन पूछे, तीर्थ किससे संबंधित है? तो मतलब जो विभाग के उच्च अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहते थे। इनकी संख्या 18 थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तीर्थ की संख्या 18 थी। तो अभी तक मैंने जो भी कौटिल्य के बाद, हाँ एक, मैं तो कौटिल्य से रिलेटेड अपने चैनल पे एक क्लास लेके आई हूँ, ये देखने के बाद जरूर आप वो क्लास देख लेना। तो कौटिल्य से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग उसमें सब है। एक आध कुछ नया है तो जो मैं क्वेश्चन ला रही हूँ उसमें आप उसी पेज पे आप वो नोट डाउन कर लेना। और मैंने मेरे चैनल पे इतिहास की भी क्लासेस है, जिसमें मैंने प्रागैतिहासिक काल का सारा फैक्ट बताया, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कराई रखी है। फिर हड़प्पा काल मैंने फिनिश करा दिया है और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी करा दी है। अब मेरा वैदिक चल रहा है, वो भी 2 से 3 पार्ट में वैदिक काल का फैक्ट खत्म होगा, फिर उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू कराऊंगी। मैं हिस्ट्री का भी क्लास अपने चैनल पे चला रही हूँ और पॉलिटिकल साइंस का। अगर आप यूपी का यूपी पीजीटी टीजीटी दे रहे हो तो आपको इससे अलग कहीं जाने की जरूरत, अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटिकल है तो फिर आप अगर देखते जाओगे तो आपके सारे मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सारे सिलेबस कवर होंगे। और एक बार मैं पहले सिलेबस कवर करा दूं, फिर मैं प्रीवियस ईयर वहाँ के क्वेश्चन लेके ऐसे, हाँ मैं उसका भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उस हिस्ट्री का जो क्वेश्चन मैं कराती हूँ उसके यूपी टीजीटी पीजीटी में या अलग अदर स्टेट के जो यूपी टीजीटी पीजीटी में आया हुआ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, उसी का मैं रिवीजन करा, मतलब उसी का क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ। पहले मैं फैक्ट बताती हूँ, फिर जो हर जगह एग्जाम हो रखे हैं उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ। अब ये देखो, हाँ अध्यक्ष कहते हैं 18 क्या होते हैं इनकी संख्या 18, तीर्थ की संख्या क्या थी? 18 थी। सरकार के विभाग के प्रमुखों को क्या बोलते थे? अध्यक्ष बोलते थे, अध्यक्ष कहलाते थे। इनकी विशिष्ट योग्यता एवं कर्तव्य होते थे। अध्यक्ष मंत्रियों के नियंत्रण में विभिन्न सरकारी विभागों में काम करते थे। अर्थशास्त्र में वर्णित अध्यक्षों में से कुछ प्रमुख अध्यक्ष इस प्रकार हैं। देखो, सुराध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, हिताध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, कोष्ठाध्यक्ष, स्वर्णाध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, पत्नाध्यक्ष, द्रुताध्यक्ष, नवाध्यक्ष, नौकाध्यक्ष, विधिदात्याध्यक्ष, मनाध्यात्याध्यक्ष, पानाध्यक्ष अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने एथेंस के कालचिस भाग गया है? एथेंस वासी दार्शनिक दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न करें। हाँ ये तो अरस्तु ना, अरस्तु। देखो, यूनानी दार्शनिक अरस्तु एथेंस के कालचिस भाग गया, कालचिस एथेंस से कालचिस भाग गया था क्योंकि एथेंस वासी दार्शनिक दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दे। अरस्तु के जीवन का यह चरण भ्रमण का 347 से 335 के रूप में जाना जाता है। अरस्तु ने अपने ज्ञान में वृद्धि की। अरस्तु ने हरमियास नामक शासक तथा मैसिडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय से भी प्रभावित हुए। अरस्तु की वापसी एथेंस में 335 ईसा पूर्व में हुई। इसके बाद अरस्तु अध्यापन काल शुरू हुआ। इसमें प्लेटो की अकादमी के निकट ही अपनी, देखो प्लेटो की अकादमी
के निकट ही अपनी अकादमी लीसियस नामक स्वतंत्र विद्यालय की स्थापना की। लीसियस में स्थापित पुस्तकालय अपने आप में हस्तलिखित पुस्तकालय का प्रथम संग्रह माना जाता है। अरस्तु ने यही मानचित्रों एवं अन्य वस्तुओं का संग्रह कर एक म्यूजियम भी बनाया। तो जैसे वो सुकरात को मार दिए थे ना एथेंस वासी, इसलिए वो कहता था कि फिर वो मतलब एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध कोई अपराध न कर दे, इसलिए उसने वहां से भाग गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने रूसों के बारे में कहा है? तर्क का उत्साही धर्मदूत, उन्होंने अविवेक के काल के रूप में यह राह प्रशस्त करने हेतु अधिकांश से अधिक किया है। यह वेपर बोलते, ये सब तो भाई लिख ही लो क्यों क्या बोलते हैं। अब ये आपको मिलाना है सूची 1 और सूची 2 को। यह है हॉब्स, लॉक, रूसो और जेएस मिल। तो देखो, संप्रभुता की सुरक्षा और धर्म पर राजनीतिक सत्ता के दृढ़ कथन का दावा, शक्ति के विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा, संवैधानिक सरकार का सीमित रूप। देखो सीमित रूप हमेशा लॉक बोलते हैं थे। देखो इसमें से जो जो तुम्हें आता है ना सबसे पहले उसे मिलाओ। तो हमें आता है बी का 3 तो हमें 3 में मिला है, ठीक है, तो इससे हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है। फिर है हमारा हॉब्स का है संप्रभुता की सुरक्षा और धर्म पर राजनीतिक सत्ता के दृढ़ दावा, ये हो जाएगा। फिर है दावा की संप्रभुता मूल सहमति और लोगों के पास रहना, तो डी का हो जाएगा आपको, ये डी का होगा सेकेंड और सी का हो जाएगा आपका फोर्थ। तो मिलाओ, देखो हॉब्स की जगह हो जाएगा संप्रभुता की सुरक्षा और धर्म पर राजनीतिक सत्ता के दृढ़ कथन का दावा। लॉक का हो जाएगा संवैधानिक सरकार का सीमित रूप। फिर रूसो का हो जाएगा दावा की संप्रभुता का मूल लोगों में सहमति और लोगों के पास रहना। और जेएस मिल का होगा व्यक्ति के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा। वो बोलते थे ना व्यक्ति को बोलने का पूरा अधिकार, अगर दूसरे पे उस पर हानि नहीं हो रहा तो पागल व्यक्ति को भी बोलने का अधिकार है। तो डी भी आप आसानी से लगा सकते थे। तो बी और डी तो अगर आप लगा देते, बी था तीसरा और डी था दूसरा, तो भी आपका सही हो जाता। अगला है, निम्नलिखित में कौन नागरिक समाज के संगठन की तुलना राज्य के पीछे खड़ी किले और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करता है? ये ग्राम्सी करते हैं। क्या है? नागरिक समाज के संगठन की तुलना राज्य के पीछे खड़े किलों और मिट्टी के बांधों की शक्ति से करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपरा की पुनरुद्धार नहीं की? तो हॉब्स की नहीं की, बाकियों की, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा धर्म और भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीतिक में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है, ठीक है। तो ये ऐसा बोलते हैं बी.आर. अम्बेडकर। एक बार आप फिर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोलते हैं, देखो धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है। तो ये ऐसी बातें बी.आर. अम्बेडकर बोलते थे। अगला है, किसने कहा इसलिए ब्रुट्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बाघनख न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स प्रथम का सिर कटवा देना न्यायोचित कर्म है, इसलिए विलियम टेल का तीर दिव्य है। देखो अब यही सब कोटेशन को कौन बोलता है, तो ये अब ये सब तो लिख लो ये आप 2-3 बार आप सुन लेना है तो आपको याद हो जाएगा। कुछ जो अलग बिल्कुल अलग हट के रहता है वो याद होना ज्यादा टफ नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्टर्न के व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला का लक्षण नहीं है? तो ईस्टर्न का जो व्यवहारवादी है तो उसमें देखो ये पढ़े होगे आप, नियमितिकाएं, मान्यताएं, विशुद्ध विज्ञान, स्तरीकरण नहीं है। तो अब यहाँ देख लो
क्या है? स्तरीकरण डेविड ईस्टर्न की व्यवहारवाद की बौद्धिक शिला नहीं है, ठीक है, ये तो हमें पता है। ईस्टर्न ने व्यवहारिक बौद्धिक आधारशिला क्रमशः क्या क्या है देखो, नियमन है, इसको इंग्लिश में भी लिख लो, रेगुलेशन, सत्यापन, वेरिफिकेशन, तकनीकी पद्धति, यूज ऑफ टेक्निक्स, परिमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन, मूल्यहीन, वैल्यूलेस, ठीक है, सिस्टम, व्यवस्थीबंधीकरण, सिस्टमेटाइजेशन, शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस, और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन समग्र। तो ये लिख लो आप आठों। देखो व्यवहार बाद में उन्होंने 8 तरह की बातें बोली थी और उत्तर व्यवहार में 7, ये भी क्वेश्चन पूछता है। देखो व्यवहार दृष्टिकोण का मुख्य परोपकार शुद्ध प्योर विज्ञान, प्योर नॉलेज का सिद्धांत से है। व्यवहारवाद यथास्थिति का समर्थक है, इसलिए सामाजिक परिवर्तन में कोई अभिरुचि नहीं। व्यवहारवाद व्यष्टि विश्लेषण, माइक्रो लेवल एनालिसिस, अर्थात ये छोटी छोटी इकाइयों के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फुकुयामा के लिए उदारवादी लोकतंत्र के विजयोल्लास का प्रमुख कारक नहीं है। तो बाकी 3 देखो कारक होगा और चौथा कारक नहीं होगा। तो देखो मान्यता के लिए संघर्ष है, प्रकृति पर विज्ञान के अधिकार का तर्क है, उदारवाद लोकतंत्र के प्रमुख विरोधाभासों का अभाव है, ये नहीं है। क्या है इसमें? उदारवाद विजयोल्लास विचारधारा की उपेक्षा अर्थव्यवस्था के रूप में अधिक है, तो ये नहीं है। बाकी है, देखो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दे रही हूँ, ठीक है, एक मिनट। देखो फुकुयामा की बुक भी पूछता है, द एंड ऑफ हिस्ट्री, ये लिख लो। फुकुयामा की ये फेमस है, जैसे बुक 4 बुक जो मिलान करने वाला देता है उसमें ये दे देगा, ठीक है। अब देखो मैं पढ़ती हूँ। फ्रांसिस फुकुयामा के लिए उदारवादी लोकतंत्र में विजयोल्लास का प्रमुख कारण विचारात्मक विजय है, न कि अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था के रूप में विजय। फुकुयामा ने द नेशन इंटरेस्ट नामक पत्रिका में प्रकाशित अपनी लेख द एंड ऑफ हिस्ट्री, अब ये भी पूछ सकता किस पत्रिका में ये लेख लिखा गया था, तो द नेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, में तर्क दिया है कि लोकतंत्र में कोई बुनियादी अंतर विरोध नहीं पाए जाते और वह मानव मन की सबसे गहरी आकांक्षाएं पूरी करने में समर्थ है। अतः इसकी विजय से इतिहास के उस लंबे संघर्ष का अंत हो गया जो इस प्रणाली के विस्तार में बाधक है। अब ये बुक तो द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, जैसे कभी कभी एग्जाम में पूरा नाम पूछता है, तो द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे 1950 के दशक के मध्य तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख प्रवृत्ति निम्नलिखित क्षेत्रों में हो रही है। किस किस क्षेत्रों में हो रही है? तो व्यवस्था सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, विकास सिद्धांत, वर्ग सिद्धांत, तो ये चारों में हो रही है। तो 1 2 3 4 आर राइट आंसर। अगला है आपको मिलाना है, तो अब इसमें से जो पता है वो मिलाओ। देखो अब ये सब पेरेटो का हमने पढ़ा है, कार्ल डॉइच का भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, डेविड ईस्टर्न भी आपको पता है, तो आप खुद से लगा लोगे। देखो अगर सबसे पहले आपको क्या पता है, जो पिछली क्लास में मैंने करा दिया, अभिजन का संचरण पेरेटो, तो सेकंड का सी का दूसरा होगा, तो इसमें फर्स्ट और ये, तो ये दोनों तो कट गया पहले ही, ये कट गया, ठीक है। अब बचा ए और सी है। फिर है कार्ल डॉइच आधुनिकीकरण बहुपक्षीय, हाँ, द गेट कीपिंग, ये है आपका डेविड ईस्टर्न का, तो डी का 3 आपको सी में है, तो सी इज द राइट आंसर। तो देखो ए का है कार्ल डॉइच, संप्रेषण से संबंधित है ये, तो अभिग्राहक हो गया, संप्रेषण से संबंधित है कार्ल डॉइच। फिर हंटिंगटन आधुनिकीकरण बहुपक्षीय, ये हो जाएंगे फर्स्ट, बी का फर्स्ट, पेरेटो का तो आपको पता ही है, तो ये हो गया आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन व्यवस्था अनुसंरक्षण और व्यवस्था अव्यवस्थित में विभेद करते हैं? तो ये डेविड ईस्टर्न करते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए नीचे दिए कोड का प्रयोग करके। देखो, कंपैरेटिव फेडरलिज्म, डेमोक्रेटाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, अभी हमने ऊपर देखा है कब था, द एंड ऑफ हिस्ट्री लास्ट मैन 1992 में। तो आप ना देखो जो बुक आता नहीं तो आप एक बार, अब हम मिलाते हैं इसको, देखो अब है आंसर, तो इसमें शायद वो ऑप्शन सही नहीं दिया, तो हम लिख लेते हैं सारा बुक, मैं आपको लिखाती हूँ उसका, वो लिख लो। द सिविल कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, ये भी हम पीछे क्लास में कर चुके हैं 5 नेशन के बारे में, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म भी बताया 5 नेशन का। 1963 में हुआ है। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992, कंपैरेटिव फेडरलिज्म 1993, अचीविंग डेमोक्रेसी इन थ्योरी एंड द प्रैक्टिस 2011। तो आप ये बुक का नाम लिख लो। वी विल गो विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकल्पनाओं को उनके आने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कीजिए। ठीक है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, प्रतिपुष्टि व्यवस्था, नवीन लोकतंत्र, विधि की उचित प्रक्रिया। तो इस पे क्या बोला है, कूटों को उनके आने के क्रम में। तो सबसे पहले आया है विधि की उचित प्रक्रिया, फिर आया लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, फिर आया है नवीन लोकतंत्र, फिर है प्रतिपुष्टि। तो आप इसको क्रम में लिख लीजिए। देखो, विधि की उचित प्रक्रिया 1791, लोकतंत्र का केंद्रीकरण 1905, नवीन लोकतंत्र 1940, प्रतिपुष्टि व्यवस्था उसके बाद आया है। देखो, 1905 में लेनिन ने दलीय संगठन के सिद्धांत का निरूपण करते हुए इसके लिए लोकतंत्र केंद्रवाद शब्द का प्रयोग किया। 1940 में माओ ने अपनी बुक नवीन लोकतंत्र की रचना की। माओ ने सभी व्यक्तियों के बीच संधि स्थापित किए जाने का समर्थन किया जो जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के इच्छुक थे। आगे है आपका, ठीक है, ये हो गया। आगे क्वेश्चन है, आगे है, हम संविधान के अंतर्गत हैं, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस देश के लिए यह लागू होता है? तो भारत के लिए। निम्नलिखित में से किसने द फेडरल पेपर्स लिखा है? ये सब भी लिख लो, ये सब लिख लो, बार बार लिखोगे पढ़ोगे तभी याद होगा। कौन से लिखे हैं? जेम्स मेडिसन, द फेडरल पेपर्स। आगे है, निम्नलिखित में किसने यह तर्क दिया है कि सत्ता सिद्धांत के विश्वास व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम है? ये बोलते हैं जोसेफ डी मेस्ट्रे। मेस्ट्रे। आगे है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि निर्वाचन प्रणाली दलीय व्यवस्था की प्रकृति को निर्धारित करती है? तो शुम्पेटर बोलते हैं दलीय व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली दलीय व्यवस्था की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगला है कथन कारण वाला क्वेश्चन। देखो, कथन है 1960 के दशक के मध्य राजनीतिक विकास उपागम की आलोचना की गई। संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी यूरोप के अनुभव पर आधारित इस उपभाग की तीसरी दुनिया में सीमित प्रासंगिकता थी। तो एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। 1980 के दशक के मध्य राजनीतिक विकास उपागम की आलोचना की गई क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी यूरोप के अनुभवों पर आधारित इस उपागम की तीसरी दुनिया में सीमित प्रासंगिकता थी। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम। तो देखो, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। तो ऑप्शन डी, पहले है न्याय। ठीक है, इसको आप एक बार ना जो प्रस्तावना है उसको एक बार पढ़ो।
क्योंकि प्रस्तावना से, या तो मैं ऐसा करूँगी आर्टिकल जब मेरा ख़त्म हो जाएगा, जब मैं क्लास के स्टार्ट में आर्टिकल करवा रही हूँ, आर्टिकल जब फिनिश हो जाएगा तो फिर मैं प्रस्तावना को 2 से 3 क्लास में उसको एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी। क्योंकि प्रस्तावना से भी आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन तो आने ही आने हैं प्रस्तावना से ही। कितने शब्द है, कितने कितने प्रकार के न्याय दिए हैं उसमें, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी है, कितने प्रकार की समानता दी है, इस टाइप के क्वेश्चन उससे आते ही हैं। और कब संशोधन हुआ, कौन कौन से वर्ड को सम्मिलित किया गया, किस वर्ष संशोधन हुआ, किस संशोधन में हुआ, तो 42वें में हुआ, कितने वर्ड को उसमें शामिल किया गया, ये सब क्वेश्चन प्रस्तावना से आते ही आते हैं। मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का ही है। भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिकार उपलब्ध हैं? तो देखो, भारत में रहने वाले, जैसे है ना, कुछ आर्टिकल जो सिर्फ नागरिक को दिया है, कुछ आर्टिकल विदेशियों को भी दिया गया है। तो कानून के समक्ष समानता उनके पास भी है और शिक्षा का अधिकार है उनके पास, ठीक है। बाकी वो भाषण की स्वतंत्रता नहीं, वो कुछ भी बोल सकते, आवागमन की स्वतंत्रता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम, वो हर जगह कहीं भी आ सकते, बिना वीजा के तो नहीं आ सकते ना। ठीक है, आगे है आपका। देखो, केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इनमें अनुच्छेद 15 है जो सिर्फ भारत नागरिकों को है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को भी को प्राप्त है, ये वाली आर्टिकल। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है? ये तो आपको पता ही है, वो भारत के महान न्यायवादी। अगला है, निम्नलिखित में से किससे भंग नहीं समाप्त किया जाता है? तो विधान परिषद को। जैसे किसी स्टेट में विधान परिषद है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि टिल टाइम अभी कितने राज्य में विधान परिषद है। देखो फ्रेंड, मैं इसलिए बोलती हूँ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप भी इस क्लास में इन्वॉल्व हो और आप भी कुछ सर्च करो, ताकि आपको भी कुछ और जानकारी मिले। और आप कमेंट बॉक्स में अगर कुछ आंसर देते हो तो मुझे लगता है कि आप सही में पार्टिसिपेट कर रहे हो इस क्लास में, एक्टिवली पार्टिसिपेशन है आपका। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो मैं बोलती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आंसर दो, तो आप उसको खोज के, नहीं आता कोई बात नहीं, आप गूगल से सर्च करके आप उसका आंसर दो। तो आप अगर खुद ढूंढोगे, खुद देखोगे, तो वो आपको, आप ही के लिए फायदा है, मेरे लिए फायदा नहीं, आपके लिए। आप ढूंढोगे तो आपको खुद याद होगा, जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। मैं तो आपको मोटिवेट ही कर सकती हूँ। इससे मुझे भी अच्छा लगे कि जो मैं क्लास ले रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, आप भी एक्टिव पार्टिसिपेशन दे रहे हो हमारे मेरे क्लास में। तो इसको देखो, ये तो अस्थाई होता है, आपको पता है, इसका विघटन होता है, इसका भी विघटन होता है, और ये समाप्त नहीं होता है, ठीक है। ये बस कुछ 2 साल में 1/3 मेंबर इसके वो होते हैं, बाकी इसका कार्यकाल 6 साल होता है, 1/3 मेंबर इसके वो हटते जाते हैं और फिर दूसरे मेंबर आते जाते हैं। इसका राज्यसभा का विघटन है। इन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता, अगर कोई राज्य चाहे कि मुझे अब विधानसभा नहीं रखना है, तो फिर वहाँ समाप्त हो जाएगा। कोई चाहे कि नहीं मुझे विधान परिषद करना है, तो वो उस राज्य उसकी हो जाएगी। इसका भी आर्टिकल है, मैं बाद में आपको बता दूंगी। अगला इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल द्वारा ही हटाया जा सकता है? तो आपका महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग, और फिर है राज्य विश्वविद्यालय कुलपति। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी 1 1 2 4। देखो ये सब क्वेश्चन में, देखो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नहीं, बाकी को कर सकते हैं, तीनों को। देखो जरा मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयुक्त, इसकी नियुक्ति सिर्फ पंचायत इलेक्शन के लिए किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और कार्यविधि तय करते हैं। हालांकि उसे विशेष मामलों में परिस्थिति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की भी रीति से हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको पता ही है, लेकिन जैसे नियुक्ति तो करता है उसका, लेकिन हटाएगा राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। आपको मेरी क्लास किसी भी वजह से हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करो। टिल देन बाय बाय।